नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। जैसा कि मैंने सीटेट की ईबीएस की क्लास थर्ड की चैप्टर 1 टू थर्ड कल मैंने करवाया था। आज उसका पार्ट 2 क्लास थर्ड ईबीएस का चैप्टर 4, 5, 6 करवाऊंगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें जो मेन टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को मैंने हाईलाइट कर दिया है। वही टॉपिक पढ़ना है, हमें पूरा नहीं पढ़ना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा लेसन 4 है हमारा पहला स्कूल। तो इसमें जो मेन टॉपिक है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, क्या आप जानते हैं हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार। तो हमारा पहला स्कूल क्या होता है? हमारा परिवार होता है। बच्चों का पहला स्कूल जो होता है उनका परिवार होता है। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखते हैं और शुरू करते हैं। तो बच्चों का जब जीवन स्टार्ट होता है तो वह जो भी कुछ सीखते हैं पहले अपने परिवार से सीखते हैं। परिवार ही उनका पहला स्कूल होता है। उसके बाद वो स्कूल में आते हैं। तो स्कूल में आने के पहले बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने परिवार से सीखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें बच्चों से हमें प्रश्न करना चाहिए, तुम्हारी कौन सी बात परिवार से किससे मिलती जुलती है? जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल किससे और कैसे। आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़ें। अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी तरह के कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं। अनवरी और उसका चचेरा भाई तौफीक भी अब यह काम सीख रहा है। क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ तो क्या? ऐसा प्रश्न हमें बच्चों से करना चाहिए। इस काम पर तुम क्या मदद करते हो? बच्चे से ऐसा हमें प्रश्न करना चाहिए। इससे बच्चे की जिज्ञासा बढ़ती है। तो यहाँ से मेन टॉपिक बनता है जहाँ से प्रश्न बन सकता है, हमारा परिवार एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अनवरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया। वैसे ही हम भी अपने परिवार से काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि बच्चों का पहला परिवार कौन सा होता है, या बच्चों का पहला स्कूल कौन सा होता है? तो पहले बच्चों का पहला स्कूल हमारा परिवार होता है, जहाँ से हम सब कुछ सीखते हैं। तुमने भी परिवार से बहुत कुछ सीखा है। क्या और किससे? क्या किसी ने तुमसे भी कुछ सीखा है? ऐसा प्रश्न हमें बच्चों से करना चाहिए। जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं किसके पास जाता हूँ या क्या करता हूँ? ऐसा प्रश्न हमें बच्चों से करना चाहिए। आगे देखते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है पेडागॉजी का, बच्चों से अपने परिवार वालों को हंसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए, जिससे वह अपने परिवार के लोगों को खासियत भी पहचान सकें। चलिए आगे देखते हैं। छोटू का घर, अगला अध्याय है लेसन 5, छोटू का घर। ये देखिए छोटू पहली बार मुंबई आया था, उसका घर दिखाया गया है इसमें फिगर के माध्यम से। इसमें मेन टॉपिक जो है इसको देखते हैं। चित्रों से छोटू की कहानी बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा, छोटू ने पाइप को किस तरह से इस्तेमाल किया, छोटू के पाइप और आसपास की जगह को कौन से हिस्सों में बांटा, छोटू को इस घर में कौन कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा, छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा होगा, जो कि फिगर के माध्यम से समझाया गया है। पाइप के माध्यम से छोटू का घर दिखाया गया है। तो देखते हैं इसमें मेन टॉपिक जो बनेगा। मेन टॉपिक यहाँ से बनता है, मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना। जैसे मकान और घर में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों के हमें मकान कब घर बन जाता है, जब हम एक मकान में माता पिता के साथ रहते हैं, जब उसमें भाई, चाचा के भी लड़के सब आ जाते हैं, नया घर, ईंट का नया घर बन जाता है, तो घर में आ जाते हैं, मकान बन जाता है। तो यही सब बच्चों से हमें चर्चा करनी चाहिए, मकान घर में क्या अंतर होता है, पहले हम कैसे घर में रहते थे, अब कैसे घर में रहने लगते हैं। तो बच्चों से हमें ऐसे वार्तालाप करना चाहिए, इससे बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती है, बच्चों की सृजनात्मकता शक्ति बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों से हमें प्रश्न करना चाहिए, अपने घर का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भी भरो। तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा, तुम भी अपने घर के अलग अलग हिस्सों के नाम लिखो। ऐसे प्रश्न हमें बच्चों से करना चाहिए, जब बच्चों की सीखने के प्रति सृजनात्मकता पैदा हो और जिज्ञासा बढ़े और वह सीख सकें आसानी से।
यहाँ से जो मेन टॉपिक बनता है वह बनता है, बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। हमें बच्चों से उनके घर की जो बातचीत होती है उन्हें हम संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया जाए। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या ना जाना उनके घर के तौर तरीक़ों को दर्शाता है। तो हमें बच्चों से बड़े ही संवेदनशीलता से उनके घर परिवार के बारे में बातचीत करना चाहिए। घर अलग अलग तरह के होते हैं या बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय उन घर के हिस्सों के बारे में हमें बच्चों से बात करना चाहिए कि तुम्हारा इस हिस्से में क्या है, घर के उस हिस्से में कहाँ है, तुम्हारा स्टडी रूम कहाँ है, तुम्हारी किचन कहाँ है। ऐसे प्रश्न हमें बच्चों से पूछना चाहिए, ना कि घर के अलग अलग तरह के बारे में पूछना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एक कविता दी गई है, घर प्यारा। सदा यही तो कहती हो माँ, घर या सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूँ, घर तो या कितनों का अपना। देखो तो कैसे चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारें बांधे बांधे कहीं चींटियाँ दौड़ी जाती। और इधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसी किसी बात पर झगड़ रहे हैं। इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से भी जो भी रहता सबका ही है घर ये प्यारा। तो बच्चों के टोली के माध्यम से यह कविता बताई गई है। बच्चा कहता है कि घर में हम ही अकेले नहीं रहते हैं, उसमें मकड़ियाँ भी रहती हैं, चूहे भी रहते हैं, वही से बताया गया है। एक बात यहाँ से प्रश्न यहाँ से बन सकता है, क्या आप जानते हैं चूहों की देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने और छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। सीटेट में बार बार यहाँ से प्रश्न बनता है कि चूहों की देखने की क्षमता कम होती है और सूंघने और छूने और स्वाद वाली क्षमताओं बहुत ही तीव्र होती है। इसको इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में बार बार पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं। टॉयलेट का उपयोग। सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा है, वह उससे बात भी नहीं कर रहा है। सिम्मी, बिल्लू क्या हुआ, तुम बहुत ही सुस्त लग रहे हो। बिल्लू, मुझे नहीं पता, टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है। हमेशा ही तरह हीरो मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से ना इस्तेमाल करने पर डांटेंगी। सिम्मी, तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते। बिल्लू, मुझे डर है कि टॉयलेट में गिर जाऊंगा। सिम्मी, अरे कैसी बात करते हो, अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कोई दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल ना करके उसे गंदा करते हो। तुम्हें डरना नहीं परंतु जिम्मेदार बनना चाहिए। तो हम कैसे बन सकते हैं जिम्मेदार। टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लश करें, अपने आप को ठीक से साफ़ करें, टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है, क्या यह साफ़ सुथरा रहता है, इसे कौन साफ़ करता है और कैसे करता है, तुम इसकी सफाई किस तरह से मदद करते हो, आदि प्रश्न हमें बच्चों से करना चाहिए। क्या आप जानते हो, यहाँ से प्रश्न इम्पॉर्टेंट बन सकता है। आइए देखते हैं। गांधी जी का 150वां वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज भी है। तो हमें बच्चों को स्वच्छता के बारे में बहुत ही आसानी से समझाना चाहिए, उन्हें बातों बातों में चर्चा करना चाहिए। टॉयलेट को कैसे साफ़ किया जाता है, हमें कैसे फ्लश करना है, आदि बातों में बच्चों को समझाना चाहिए ताकि वह स्वच्छता के प्रति संवेदनशील बने और स्वच्छ सफाई में सीख सकें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब बिल्लू भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा। प्रयोग करने के बाद बिल्लू टॉयलेट को साफ़ सुथरा छोड़ अपने हाथों को भी अच्छी तरह से साफ़ करता है। क्या तुम भी किसी साफ़ टॉयलेट में जाना पसंद करोगे। अपने इस्तेमाल के बाद उसे वैसा ही छोड़ोगे जैसा तुम्हें चाहिए। तुम कब लगता है कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं। खुद को साफ रखने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, सूची बनाइए। नहाना और दांत साफ करना, नाखून काटना, ये सब प्रश्न हमें बच्चों से करना चाहिए ताकि वो स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। और जब ऐसा उनसे प्रश्न करेंगे तो बच्चे ऐसे अपने जीवन यापन में डेली यूज करने लगेंगे और स्वच्छता बरतने लगेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
बच्चों से हमें ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए, तुम्हें अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है? लता का घर इस तरह से सजा है, क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो? हमें बच्चों से ऐसा प्रश्न करना चाहिए ताकि बच्चे भी साफ़ सफाई करें, अपने घर को देखभाल करें, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। अपने साथियों से पता करो कि अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं, तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो। ये सब प्रश्न हमें बच्चों से करना चाहिए। तो यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है, जिसे मैंने हाईलाइट किया है, पाठ में प्रत्येक बच्चे को से उसके घर की सजावट के बारे में हमें प्रश्न पूछा गया है। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। तो हम जब बच्चों से ऐसे प्रश्न करेंगे, उनके घर की सजावट के बारे में पूछेंगे, तो बच्चों में विभिन्न प्रकार के अवसर मिलेंगे। बच्चों को सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत करेंगे, बच्चे एक दूसरे से स्थानीय सामग्री का उपयोग करेंगे, त्यौहार मनाने का महत्व के बारे में जानेंगे, उन्हें त्यौहार पता चलेगा, इस त्यौहार पे घर को ऐसे सजाते हैं, दीपावली में मोमबत्ती लगाते हैं, तो सब दीपावली पे घर की साफ़ सफाई करते हैं। तो ये सब महत्व त्यौहार के बारे में बच्चों को जानकारी मिलेगी जब हम उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे। इस टॉपिक का मेन इम्पॉर्टेंट उद्देश्य यही था कि हमें बच्चों से उनके घर की सजावट के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार के अवसर देना चाहिए ताकि वह घर सजाने की प्रक्रिया से हम बारे में सीख सकें और त्यौहार मनाने के महत्व को जान सकें और अच्छी तरह से त्यौहार मना सकें। चलिए आगे देखते हैं। अगला लेसन 6 है, खाना अपना अपना। कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। मैंने तो दाल भात बनाया था। मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना था। बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहाँ लंगर में दाल रोटी खाई थी। माँ ने खीर पूड़ी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए तो मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबको मज़ा आया। बच्चों के आपस में जब ऐसे बातचीत करते हैं, तुमने कल क्या, तो हमें भी बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए, तुम्हें कल क्या क्या खाया? नीचे दी गई थालियों में उनके नाम बताइए। अपनी अपनी थाली में जो लिखा है उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखो। क्या तुम्हारी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना खाया? तो यहाँ से मेन टॉपिक ये निकल के आता है कि बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझक कहते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में भी हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों में से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनना ज़रूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। तो हमें बच्चों के खुले माहौल में अपनी बात बेझक कहते हैं, इसलिए बच्चों को हमें एकदम खुला माहौल देना चाहिए ताकि बच्चे एक दूसरे से खुलकर बातें कर सकें, हाँ, अपने खाने से जुड़ी हुई बातें कर सकें, ताकि इसी से एक दूसरे से हमारी समझ बढ़ेगी। उनके खाने के बारे में वह बच्चा जानेगा और इस बच्चे की समझ उस बच्चे को पता चलेगा कि उनके यहाँ वैसे खाना बनता है, उनके यहाँ वैसे खाना बनता है, हाँ। तो ऐसा समझ विकसित करने के लिए बच्चों को खुला वातावरण देना चाहिए और बेझिझक उन्हें बात करने का पूरा अवसर देना चाहिए ताकि वह इससे बच्चों का एक दूसरे से अच्छा संबंध भी बन जाएगा। और ऐसा माहौल ज़रूरी है जहाँ बच्चे बात को बड़े संवेदनशील से सुनी जा सके। चलिए आगे देखते हैं। अपना अपना खाना। विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते हैं जो वह खाता है। सोचो उसके परिवार के लोग वह चीज़ें खाते ही नहीं हैं या खा ही नहीं सकते। आओ विपुल के परिवार के बारे में पढ़ें। स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा खाते खाते विपुल घर से घुसा और माँ से पूछा, माँ छुटकी कहाँ है? पहले तो मैं उसे ही देखूंगा। माँ ने हंसते हुए कहा, छुटकी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो ना। माँ ने कहा, रुको, मैंने बाकी रोटी दाल में डाल कर रखी है, पहले वह खा तो लो। बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना? यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो, दादी ने माँ से कहा। माँ ने जवाब दिया, बा मैंने चख कर देखी है, बढ़िया बनी है। मैं दादी का खाना भी ऊपर ले आया हूँ। कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया। दादी जल्दी चढ़ो ना, विपुल ने पुकारा। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में सीढ़ियों तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी। विपुल ने अंदर आकर जब अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया, अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। यह सब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है, कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने बैठ गई। दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई?
दादी को दाल की तरह से खाना पसंद है। कहानी सुनाने के बाद हमें बच्चों से ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए। इससे बच्चों में जिज्ञासा होगी, वह कई तरह तरह के आंसर देंगे और बेझिझक उत्तर देंगे और उनकी एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता बनेगी। तो यहाँ से जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, यहाँ से बनता है, देखते हैं। आओ अब कुछ लोगों से बात करें और पता लगाएं उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। जैसे लीचेन है, लीचेन के बारे में यहाँ से प्रश्न बनता है। मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। हाँ, जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंगू फेन खाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न यह बनता है, लिंगू फेन कहाँ का खाना है? तो यह हांगकांग का खाना है। इसको याद कर लीजिएगा, हांगकांग में कौन सा खाना खाया जाता है, यह भी प्रश्न बनता है सीटेट में। तो लिंग हू फेन बनता है। ठीक, तो यहाँ से यही प्रश्न बनेगा कि लिंग हू फेन कहाँ का खाना है, तो यह हांगकांग का खाना है। हांगकांग में कौन सा खाना बनता है, तो लिंग हू फेन बनता है, जो कि सांप से बनता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। जूनी क्या बोलती है? जूनिया बोलती है, मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल से बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल से बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होता है। तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न यह बनता है कि कश्मीर में कैसी मछली खाने को मिलती है, तो सरसों के तेल से बनी हुई मछली कश्मीर में मिलती है। इसको इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एवं इसके अलावा गोवा में नारियल के तेल की बनी हुई मछली मिलती है। गोवा में नारियल के तेल से बनी हुई मछली और कश्मीर में सरसों के तेल से बनी हुई मछली। तो यहाँ से यही इम्पॉर्टेंट था। अब आगे देखते हैं। थॉमस क्या बोलता है? मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं। वह चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा है। ठीक, तो यहाँ से यह प्रश्न बनता है, टैपियोका कहाँ का भोजन है? तो यह केरल का भोजन है। केरल में क्या पाया जाता है? टैपियोका पाया जाता है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से यही इम्पॉर्टेंट बातें मिली। बच्चों में भोजन की जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुनें और भोजन में विविधता का सम्मान दें। तो हमें बच्चों को भोजन से जुड़ी हुई विविधताओं के बारे में खुलकर चर्चा करनी चाहिए, ताकि बच्चे अपने अपने घर के भोजन के बारे में चर्चा करें कि हमारे यहाँ ऐसा प्रकार का भोजन बनता है। सब आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, उनके बीच डर ख़त्म होगा, एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, उनके बीच अच्छा संबंध बनेगा। हाँ, अपना अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, सुनेंगे और उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुनेंगे और भोजन में विविधता को सम्मान देंगे। तो भोजन में किसके यहाँ कैसे प्रकार का भोजन बनता है, सब में विविधता आएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कहाँ क्या खाया जाता है या आखिर निर्भर किस पर होता है? दिए गए कारणों में से जो तुम्हें सही लगे उस पर टिक लगाओ। इसके अलावा जो कारण और हो सके और खाली जगह में लिखो। वहाँ क्या आसानी से मिलता है, क्या खरीद सकते हैं, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं? ऐसे प्रश्न हमें बच्चों से करना चाहिए। जो चीज़ें खाई जाती हैं उन पर निशान लगाओ। यदि तुम्हें किस चीज़ के बारे में नहीं पता तो शिक्षक को तुम पूछ सकते हो। जैसे केले के फूल, इसकी सब्जी खाई जाती है, सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे जो आपको पता हो बच्चों के साथ टिक लगाने के लिए बोला जाए। कलौंजी खाई जाती है। ठीक, गोभी खाई जाती है, मांस खाई जाती है, मुर्गी का अंडा इससे भी बनता है, मछली भी खाई जाती है, बाजे की रोटी भी खाई जाती है। ऐसे बच्चों को टिक लगाने के लिए हमें देना चाहिए। खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो तुमसे कभी नहीं खाई हो लेकिन खाने का मन करता हो। हमें बच्चों से ऐसा प्रश्न करना चाहिए, तो तरह तरह के बच्चे तरह तरह के उत्तर देंगे। इनसे एक दूसरे में बोलने का डर खत्म होगा और एक दूसरे में बोलेंगे, प्रश्न का उत्तर देंगे तो उनमें आपस में विविधता आएगी और एक दूसरे के संबंध मधुर होंगे। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते थे। आज मैंने NCERT EVS की क्लास 3rd की चैप्टर 4, 5, 6 मैंने पूरा करवा दिया।
कल के सेशन में मैं क्लास थर्ड का चैप्टर 7, 8, 9 करवाऊँगा। उसके बाद जब क्लास थर्ड की बुक ख़त्म हो जाएगी, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ का भी मैं संपूर्ण EVS करवाऊँगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।